हूं श्वेता सिंह और आज कोलकाता से हम आपको खबरदार करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं दूसरे चरण में, और उनमें जो सबसे बड़ा मुकाबला जहां पर लड़ा गया नंदीग्राम, वहां पर मैं खुद मौजूद थी। वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पर हम आपको यही बताते हैं कि दूसरे चरण का जो मतदान था वो आज संपन्न हुआ है। यहां पर चुनाव आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 80.43% वोटिंग हुई है और असम की 39 सीटों पर 76.4% मतदान हुआ है। नंदीग्राम पर आज सबका फोकस था। वहां एक जगह हंगामे की खबरें आई। ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई और गुस्से में बूथ से ही सीधे राज्यपाल को फोन लगा दिया। टीएमसी का दावा है कि लोगों को वोट देने से रोका गया। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए वोटिंग प्रभावित करने का प्रयास हुआ, जबकि बीजेपी इन आरोपों को ममता की कमजोरी बता रही है। वहां गांव वाले ये कहते हैं कि जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में थे वो दरअसल वहां के रहने वाले नहीं है। दीदी सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी को खुली छूट दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की तारीफ कर रही है। नंदीग्राम की हाई वोल्टेज ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण में कैसे एग्जिट पोल के नतीजों वाली भाषा और खनक थी। पीएम मोदी माइंड गेम खेल रहे थे। ऐसे में वोटों के ध्रुवीकरण और भाषणों वाले कॉन्फिडेंस की जमीनी हकीकत आपको समझनी होगी। देश के लिए आज की सबसे चिंताजनक खबर कोरोना और वैक्सीनेशन की स्पीड से जुड़ी है। कोरोना और वैक्सीन के बीच मुकाबला है, लेकिन स्पीड वाला फर्क भारत के लिए बहुत मायने रखता है। बुधवार को 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 459 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ वैक्सीन की करीब 6.5 करोड़ डोज भारत में लगाई गई है। टीका लगाने की ये स्पीड दुनिया में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर है, लेकिन ये स्पीड भारत के हालात सुधारने के लिए काफी नहीं है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के 3.5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस की स्पीड लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या वो समय आ गया है जब वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तें खत्म कर देनी होंगी? आज इस सवाल का गहरा विश्लेषण हम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक खबर यह है कि मार्च में जीएसटी कलेक्शन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,23,902 करोड़ रुपए रहा। यह अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन है। एक साल पहले के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 27% की बढ़त हुई। यह लगातार छठा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन सबसे पहले बात नंदीग्राम की, क्योंकि नंदीग्राम में जो चुनाव हुआ है वो लंबे लंबे समय तक याद किया जाने वाला है। यहां पर जो मुकाबला हुआ है उसके लिए ममता बनर्जी लगातार 4 दिन से वहां पर डेरा डाले बैठी रही। आज वोटिंग के दिन भी वो सुबह से वहां पर रही। पांव टूटा हुआ है, लिहाजा वो व्हील चेयर पर रही, लेकिन बूथ से बूथ वो जाती रही, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य इस पर निर्भर करता है कि यहाँ का नतीजा क्या होगा। आज दूसरे चरण की 30 सीटों की जो वोटिंग हुई है उसका हिसाब किताब आपको बता देते हैं। करीब 80% वोटिंग हुई है, पहले चरण से कम है। पहले चरण में 84% वोटिंग हुई थी लगभग। आमतौर पर बंगाल में औसतन इतनी ही वोटिंग होती है। 2016 के चुनाव में भी औसतन 83% वोटिंग हुई थी, इसीलिए मतदान प्रतिशत से बहुत ज्यादा चुनावी मायने नहीं निकाले जा सकते हैं। लेकिन नंदीग्राम में वोटिंग की तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, दोनों नेताओं ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। नंदीग्राम में शाम 5 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा यह था कि करीब 80% वोट पड़े हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि नंदीग्राम में 90% वोट टीएमसी के पक्ष में गए, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी बिल्कुल यही दावा किया। अब ये तो बढ़ चढ़ कर किए गए दावे हैं, लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई बड़ी है। आज पूरे दिन नंदीग्राम में ऐसा माहौल था कि कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। The Home Minister himself is instructed the CRPF, BSF and other Jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. For their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidates. आज ममता बनर्जी बहुत गुस्से में थी। नंदीग्राम में कुछ हुआ ही ऐसा था। एक इलाके में ऐसा हंगामा हुआ कि खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। बूथ से ही सीधे राज्यपाल को फोन लगा दिया।
From morning I am opening, but I am not getting any result. Even now I am opening to you as a governor also. Please see that local people, they are not allowed to vote for the BJP and outsiders. They came from here, you be outsiders. Don't. ममता ने गुस्से में ये फोन इसलिए लगाया क्योंकि जिस बूथ पर वो पहुंची थी वहां टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को वोट देने से रोका गया। ममता वहां पहुंची तो माहौल और गर्म हो गया। जब यहाँ वोटर जो है उसको घर से हुमकी दे रहा है, बोल रहा है अगर तुम वोट अगर बीजेपी को नहीं तृणमूल को दोगे तो तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुमको जान से मार देंगे। सुबह से सर छप्पा बोर्ड मार रहा है। सुबह 6 बजे से अभी टाइम क्या हुआ, अभी दीदी आया 1 घंटा, 1 बजे तक छप्पा बोर्ड हो रहा है। ठीक है, वोट कहीं भी नहीं, जो भी आ रहा है उसको बोला आपका वोट हो चुका है, आप निकल जाओ। ममता बनर्जी एक स्कूल में बने बूथ के अंदर थी और बूथ के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा था। 2 गुट कुछ ही दूरी पर आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी हो रही थी, माहौल बहुत बिगड़ गया था। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों से बातचीत करके उन्हें समझा बुझा के पीछे किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा का मामला आ जाता है और बूथ के इर्द गिर्द आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं आने देना चाहते। ये भी गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं कि जिनके नाम नहीं थे वो नाम कैसे शामिल हो गए, और दूसरे पक्ष से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उनके पहुंचने से पहले उनके वोट डाले गए हैं। एक गुट शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों का था, दूसरा गुट ममता के समर्थकों का। बूथ के ठीक बाहर दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी, दोनों तरफ से लोग गुस्से में थे। तो इस गांव में जो एक पोलिंग बूथ है जिसे लेकर पूरा हंगामा यहां पर चल रहा है, एक तरफ यानी इस तरफ आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये लोग यहां पर मौजूद हैं और ये अपनी तरफ से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां पर है। ये नारेबाजी, अब इसमें आप राजनीति ढूंढिए या फिर सांप्रदायिकता ढूंढिए, लेकिन नारे यहां पर ये लग रहे हैं और ये मुख्यमंत्री के सामने विरोध करना चाहते हैं इस बात का कि क्यों अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग जिनके नाम नहीं थे इसमें वोटर आईडी में, वो क्यों यहां पर वोटिंग के लिए आए। बीच के हिस्से में ममता बनर्जी हैं जहां पर बूथ है और दूसरा छोर जो है वहां पर वोट टीएमसी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं। ये नंदीग्राम में बहुत दूर दराज का बोयाल इलाका है जहां वोटिंग के दिन सुबह से ही तनाव था, लेकिन दोपहर बाद स्थिति बेकाबू होती दिखी। बड़ी संख्या में केंद्रीय बल ना होते तो पता नहीं क्या होता। अब देखिए ये है सिचुएशन बाहर। अभी तक वो लोग जो हैं, जो लोग वोट नहीं दे पाए हैं कह रहे हैं, वो अभी भी वहां पे खड़े हैं। ठीक है, ये एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय से हैं और वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया है। सुबह से आरोप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर है। एक समुदाय बार बार यही कह रहा था कि उन्हें वोट नहीं देने दिया गया, सुरक्षा बल उन्हें रोक रहे हैं। इन्हीं शिकायतों पर दोपहर को ममता बनर्जी बायोल के इस बूथ पर पहुंच गईं। काफी देर तक वो बूथ में ही व्हील चेयर पर बैठी रहीं। उन्होंने बूथ के अधिकारियों और सुरक्षा बलों से बात की, लोगों को वोटिंग से ना रोकने को कहा। जब बाहर निकली तो चुनाव आयोग और गृह मंत्री पर गुस्सा उतारा। प्री इलेक्शन डे वो क्या करेगा बेचारा, वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. ममता बनर्जी की तीखी बातों का जवाब बीजेपी से भी आया। जो लोग बूथ कैप्चर नहीं कर पाए वही शिकायत कर रहे हैं। ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। पर वो जैसे बैठ गई है बूथ पर जाकर कह रही है, और नाटंकी ड्रामा, पूरा इलीगल काम की। 2 घंटा वोट रुक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। 5 दशक में पहली बार बंगाल में इतने अच्छे तरीके से चुनाव हो रहे हैं कि निर्भीक होकर मतदाता वोट डाल रहे हैं।
ये 5 दशक में पहली बार हुआ, 50 साल में पहली बार। और मैं इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ममता जी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पा रहे, ये उनकी शिकायत है और ये शिकायत रहना चाहिए। बीजेपी तो चुनाव आयोग की तारीफ पर तारीफ कर रही है, सुरक्षा बलों की पीठ थपथपा रही, लेकिन दीदी का आरोप सीधे चुनाव आयोग पर है कि बीजेपी को खुली छूट है और आयोग की बोलती बंद है। नंदीग्राम से श्वेता सिंह और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को इस नजरिए से समझिए कि ममता बनर्जी को अपनी पूरी ऊर्जा एक ऐसे बूथ पर केंद्रित करनी पड़ी। उससे पहले वो बूथ से बूथ जा रही थी, लेकिन उसके बाद वो उसी बूथ पर बैठी रह गई, क्योंकि बाहर जो गांव वाले थे उसमें कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे वोट नहीं देने दिया, कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट ही गलत है, जिन लोगों के नाम नहीं होने चाहिए थे वो हैं। तो बीजेपी समर्थक भी थे और टीएमसी समर्थक भी थे, और ममता बनर्जी घंटों उसी बूथ में उलझी रह गई। बहरहाल इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसमें उनकी अपनी हताशा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 रैलियां कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने यहां तक कह दिया कि दीदी की बातों में ही ओपिनियन पोल भी है और एग्जिट पोल भी नजर आ रहा है, यानी कि वो हार रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा कि क्या चुनाव के दिन प्रधानमंत्री को ये रैलियां करने की इजाजत होनी चाहिए। अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। Whatever you try, BJP will not win the election. Even Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. नंदीग्राम में वोटिंग के बीच ही जीत का दावा ममता बनर्जी ने भी किया और पीएम मोदी ने भी कर दिया, जो वोटिंग के बीच ही बंगाल में 2 रैलियां कर रहे थे। ममता बनर्जी ने आज इसी पर सवाल उठा दिया। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। पीएम को ममता बनर्जी के हर चुनावी एक्शन में बंगाल का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिख रहा है, और इसी से वो ममता बनर्जी का डर बता रहे हैं और दूसरी सीट का सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। दीदी अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम में वोटिंग के दिन व्हील चेयर पर ममता बनर्जी बूथ बूथ घूम रही थी, तो पीएम मोदी बंगाल में अपनी रैलियों में उन हमलों में नई धार दे रहे थे, जिन हमलों में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बहुत पहले से घेरा है। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। पीएम ने भी आज खुले तौर पर वही बातें कही जो ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का हर नेता कहता है और जिनसे ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करता है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का वो सियासी चक्रव्यूह है जिसे अब बंगाल में आने वाले चरण में और मजबूत करने के संकेत आज ही मिल गए। इसे आप नंदीग्राम के चुनावी माहौल से भी समझिए, जहां खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश हुई।
शुभेंदु अधिकारी शुरुआत से लेकर आज वोटिंग तक एक समुदाय का जिक्र करते रहे। आज उनके काफिले पर एक जगह पथराव हुआ तो उन्होंने बार बार यही बात कही, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिया। उनके पूरे प्रचार में ममता के खिलाफ यही बातें रही हैं। ये सब पाकिस्तानी का काम है, ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोट आ रहा है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। कैडी फील्ड से पथराबाजी किया। कौन लोग थे ये? शेख रोशन से काजहार, ममता बेगम का दूधेल गाई। तो ये इस तरह की परंपरा को किस तरह से देख रहे हैं? ये पूरा बंगाल में, केसपुर में भी हुआ तो कैंडिडेट का गाड़ी तोड़फोड़ किया। वो जीपी में 12 बूथ है, उसमें 2 बूथ इस कम्युनिटी का कुछ प्रेजेंस है, इसलिए हो रहा है। बाकी 10 मुद्दे जय श्री राम, हरे कृष्णा, माँ काली, माँ दुर्गा का डिवोटी है, वो लोग तो शांत है। नंदीग्राम में इस तरह की ध्रुवीकरण की कोशिश कितनी कामयाब रही, शुभेंदु अधिकारी को इसका कितना फायदा मिलेगा, इन सवालों का जवाब तो लॉक हो गया है। लेकिन चुनावी संग्राम में कैसे नंदीग्राम बट गया, कैसे समुदायों के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ है, वो आज उस जगह की तस्वीर से पता चलता है जहां पर आज ममता पहुंची थी और जहां वोटिंग को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक। कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा जो अभियान है वो हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बावजूद कोरोना के जो नंबर्स हैं, संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, बावजूद इसके कि अमेरिका के बाद हम नंबर 2 पर हैं सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने पर। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या वो समय आ चुका है जब हमें वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तों को अब हटा देना चाहिए। देश में बुधवार को 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 459 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,80,000 से अधिक हो गई है। 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी का कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। आज से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की आजादी मिल गई। कोविड से हो रही मौतों में 90% से अधिक मौतें 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की हैं। लिहाजा कोशिश है डेथ रेट और संक्रमण को कम करने की, लेकिन मौजूदा हालात में ये काम आसान नहीं है। कोरोना महामारी की पहली लहर में पिछले साल जहां एक दिन में सर्वाधिक 97,000 मामले होने में सितंबर तक का समय लगा था, यानी करीब 8 महीने का, इस साल फरवरी से मार्च के बीच ही संक्रमण के सर्वाधिक दैनिक मामले 72,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। सवाल यह है कि कोरोना फैलने की रफ्तार में इतनी तेजी की वजह क्या है? अब हम इसी सवाल को डिकोड करते हैं। भारत में आज से 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत हो गई। देश में इस आयु वर्ग की कुल आबादी करीब 34 करोड़ है। ये अच्छा फैसला है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि लंदन के इंपीरियल कॉलेज की स्टडी कहती है कि 20 से 49 वर्ष के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। कोरोना के 100 में से औसतन 65 केस इसी आयु वर्ग के लोगों से फैलते हैं। 20 से 45 वर्ष के लोगों में संक्रमण के लक्षण कम दिखाई देते हैं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना के 59% संक्रमण ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से फैलता है। इसीलिए कई देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही। तो कहीं भारत में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सभी को वैक्सीन न मिलने का नियम तो नहीं है? अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। एक है जो स्प्रेड करते हैं, दूसरा है जिनको इन्फेक्शन होता है वो सीरियस हो सकते हैं। तो हमें अगर इस इन्फेक्शन को रोकना है तो हमें दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। स्पेशली जब हमारे पास वैक्सीन जैब की कमी नहीं है तो हमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अलाउ करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चला तो देश की आधी आबादी को वैक्सीन देने में महीनों नहीं वर्षों लग जाएंगे। सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 31 जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। इस हिसाब से देखें तो 197 दिन में 60 करोड़ डोज लगाए जाने थे, यानी हर रोज औसतन 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज।
लेकिन अभी अगर शुरुआत से देखें तो पिछले 75 दिनों में करीब 8.5 लाख डोज प्रतिदिन का औसत है। लेकिन मार्च के महीने में इसमें तेजी आई है और 31 मार्च को करीब 21 लाख वैक्सीन डोज लगी है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन जारी रहा तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टारगेट पूरा करने के लिए 31 जुलाई तक करीब 44 लाख वैक्सीन डोज रोज लगानी पड़ेंगी। और अगर इसी रफ्तार से चला तो देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने में करीब 2.5 साल लग जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% आबादी को वैक्सीन लगना जरूरी है। देखिए, ऐसा स्थिति है कि कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएं, और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है या जब आपको इन्फेक्शन हो गई हो या जब आपको वैक्सीनेशन लग गया हो और आपके अंदर एंटीबॉडीज आ गए हो। अभी तक तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन थी हमारी 45 साल से ऊपर विद कोमॉर्बिडिटी या 60 साल से ऊपर, बट अब सरकार ने 45 साल से भी शुरू कर दिया। कोई भी 45 साल से ऊपर जो है वो लगा सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली के, और दिल्ली क्यों, पूरे भारतवर्ष में लोग अधिक से अधिक नंबर में जाएं, सफिशिएंट वैक्सीन अवेलेबल है और अपने आप को इम्यूनाइज कराएं। वैक्सीन को लेकर कहा जाता है कि ये हर्ड इम्यूनिटी पैदा करेगी जिससे कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 70% आबादी के वैक्सीनेशन में 2.5 साल लगेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी कैसे पैदा होगी, वो भी तब जबकि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही असरदार रहती है। जाहिर है वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाना जरूरी है। Falls in the private centers are comparatively less. Yes, it is indeed true, because in the private hospital the people has to pay 250 rupees per vaccination, and now more and more the public health center hospital, including the primary health centers, sub centers and mini clinics were opened up. So as the people are getting the opportunity to get vaccination from the public health sector at their doorstep. स्टडी रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि जिन देशों में 20% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है वहाँ कोरोना के केस कम आने लगे, लेकिन भारत में अभी 5% से भी कम आबादी को वैक्सीन लगी है और भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर दिखा रही है। देश में अब कुल 72,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। ये पिछले 3 महीनों में भारत के लिए एक बड़ा उछाल देखा जा रहा है कोरोना वायरस के केसेस में। पिछले साल 10 अक्टूबर को 74,000 केस रिपोर्ट हुए थे। पिछले 24 घंटे में इतने ज्यादा केसेस का रिपोर्ट होने का मतलब ये है कि कोविड-19 के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि 5 राज्यों में, जो कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात या दिल्ली में भी अब कोरोना वायरस के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए सरकार ने अब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि हर दिन वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या कोई गैजेट हॉलिडे हो। पूरे महीने अप्रैल में हर दिन वैक्सीनेशन करना बहुत ही जरूरी है। आलोक दास के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। आबादी भारत की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी, ये सबको पता था, और वही चुनौती इस समय सामने खड़ी है क्योंकि रफ्तार तेज है, उसके बावजूद दिक्कत है। और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि न सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र वाले सब अब वैक्सीन लगवा सकते हैं, बल्कि रोजाना वैक्सीन लगेगी, चाहे छुट्टी का दिन भी क्यों ना हो। बहरहाल इन सारी चीजों की भी जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन तो अपनी जगह है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन भी जरूरी हो जाता है ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। लेकिन उसका पालन आमतौर पर चाहे आम बाजार हो या फिर राजनीतिक रैलियां, कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है हमें। इसके साथ ही जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स के अनुसार नहीं किया जा रहा है। और कुछ ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सारे नहीं, बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर दिक्कतें आ रही हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर या फिर लोगों को वैक्सीन लगवाने में। तो ये सारे रोड ब्लॉक्स हैं, उन्हें दूर करना होगा। कोरोना के खिलाफ जंग की पहली शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लेकिन ये भीड़ लगी एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर। जगह है राजधानी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप बताइए कि पहली डोज या दूसरी डोज लगवाने के लिए आप आए? दूसरी डोज के लिए। रजिस्ट्रेशन कर लिया था आपने?
नहीं, सेकंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहला ही बताना होता है कि मेरा पहला टीका इस डेट में लग चुका है इस मोबाइल नंबर से। तो ये जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। 50% 80% आदमी अनपढ़ है, उसे पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और यहाँ सेंटर पे कोई व्यवस्था बताने वाला नहीं है कि कौन लोग लाइन में लगे, कौन लोग नहीं लगे। सुबह 8 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। सेकेंड डोज लेने के लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं और सेकेंड डोज ले सकते हैं। जी बताइए। अलग से कोई मतलब सेकेंड डोज वालों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है? ये कह रहे हैं कि सेकेंड डोज वालों को भी फर्स्ट डोज वालों के साथ क्लब कर दिया गया है। आइडियली होना ये चाहिए कि जो सेकेंड डोज लेने के लिए आए हैं उनकी एक सेपरेट लाइन या कुछ बनाई जाए। हालांकि जब आज तक की टीम को इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए तमाम लोग खुद को ही असुविधा गिना रहे थे, तभी उन्हें टोकन देने की भी पहल हुई। 45 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सपैंड किया है सरकार ने, और थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी भी अस्पतालों को स्ट्रीमलाइन करनी है। लेकिन ये देखिए साइड में, यहाँ पर इन लोगों को टोकन दे दिए गए हैं और एक एक करके 10 लोगों का ग्रुप बनाकर इनको वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। 10 लोगों का ग्रुप इसलिए बन रहा है क्योंकि एक वाइल में 10 डोजेस होती हैं और क्योंकि अस्पतालों को इंश्योर करना है कि डोजेस वेस्ट ना हो। वैसे किसी एक वैक्सीनेशन सेंटर पर दिक्कतों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरे देश का हाल यही है। कई जगहों पर वैक्सीनेशन की अच्छी व्यवस्था भी दिखी। हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड केसेस की सेकेंड वेव है, उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू हुआ है। यानी कि अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन एरिया में हैं। ये सभी लोग वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, वैक्सीनेशन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठे हैं। तो मुंबई में अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वैक्सीनेशन अभी जो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी देके रखी हुई है, लेट अस यूज इट। और ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि जो पैनिक सिचुएशन लोग क्रिएट करते हैं या ऐसा बोलते हैं कि टाइम लग रहा है या धक्का मुक्की हो रही है, इस टाइप का कुछ नहीं है। यू कम एंड इजीली हैव योर वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ठीक ढंग से काम करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत तो बनती है, लेकिन यहाँ एक नई चुनौती भी खड़ी हुई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही लोगों में लापरवाही बढ़ी थी और अब वैक्सीन आने के बाद से एक बड़ा तबका जैसे मानकर ये चलने लगा कि कोरोना का संकट मिट गया। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटने की घटनाएं कहीं खास बाजारों या खास इलाके या राज्य तक सीमित नहीं। कैसे खुल्लम खुल्ला कोविड नियमों और चेतावनियों का उल्लंघन हो रहा है, इसे सिर्फ यूपी के सहारनपुर से समझ लीजिए। 3 दिनों में ही बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले 7,000 से ज्यादा लोगों के चालान कटे और उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमे दर्ज करने पड़े। कोरोना के खिलाफ लापरवाही के एक नहीं अनेक उदाहरण रोज हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि अभी भी वैसी ही सावधानी बरतने की जरूरत है जैसी 1 साल पहले लॉकडाउन में बरती गई थी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार का लक्ष्य रहा है कि 2022 तक जो किसान है उनकी आमदनी को दोगुना कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए अब सरकार का फोकस फूड प्रोसेसिंग पर भी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है। अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए PLI के तहत 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस कदम से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। सरकार का दावा है कि इस कदम से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। जानकारों की भी ये राय है कि गांवों के नजदीक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को फसल के वाजिब कीमत मिलने के साथ ही वेस्टेज से भी छुटकारा मिलेगा। किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं
जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो किसानी क्षेत्र में और आगे किसानी प्रोडक्ट्स को जो उपज है उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन बना के देश और विदेशी मार्केटों में इसका डिमांड बढ़ने में हम योगदान दे सके। बजट में सरकार ने 12 से 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। 6 क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई का ऐलान किया जा चुका है। अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में पीएलआई के आने से ग्राहकों और किसानों को फायदा मिलने का दावा सरकार कर रही है। जानकारों का भी मानना है कि ये कदम कारोबार और रोजगार को बढ़ाने में मददगार होगा। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई की घोषणा हुई। मूल मुद्दा यह है कि भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, लेकिन भारत का ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है। उसके साथ साथ एक रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो। सरकार ने जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फूड सेक्टर के लिए बनाई है, मेरा यह मानना है एक ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके तहत जो सरकार के उद्देश्य हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हो, किसान की इनकम दुगनी करना हो या इकोनॉमी को सपोर्ट करना हो, ये सब अचीव करे जा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए। अभी तक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के मामले में भारत काफी पिछड़ा हुआ था। स्टोरेज और रखरखाव का खराब इंफ्रा भी इसकी तरक्की में ब्रेकर बना हुआ था। लेकिन अब पीएलआई स्कीम के सहारे विदेशी निवेश आएगा, जिससे फूड प्रोसेसिंग के लिए शानदार तकनीक आएगी और इस सेक्टर की काया पलट हो जाएगी, जिससे फायदा आखिरकार किसानों को ही मिलेगा। मेरा ये सुझाव रहेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रोफेशनल्स की टीम बनाएं विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और उसके तहत उन्हें क्वार्टरली टारगेट्स वर्सेस एक्चुअल्स प्रेजेंट करे जाएं पब्लिक को, देश की जनता को। और यदि ये किया जाएगा तो मेरे समझ से देश का ही विकास नहीं, पर देश एक अलग राह पे चल सकता है। हालांकि पीएलआई का फायदा टारगेट पूरा करने पर ही मिलता है। ऐसे में विदेशी निवेश आकर्षित करने से ही काम नहीं होगा, देश में भी मंजूरियों और सुविधाओं में इजाफा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ठंडी चीजों से परहेज कर रहे थे, चाहे आइसक्रीम हो चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो। लेकिन इस बार गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है कि बहुत उम्मीदें जग रही हैं इन दोनों इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को। होली के बीतने के साथ ही गर्मी ने अपने तपिश का एहसास कराना शुरू कर दिया है। 30 मार्च को 76 साल में मार्च का सबसे गर्म दिन रहा। अचानक बढ़ी गर्मी से परेशानी होना तय है, लेकिन बीते साल लॉकडाउन की चपेट में आकर नुकसान उठाने वाले आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए ये गर्मी वरदान साबित होने जा रही है। रिकॉर्ड भले ही मंगलवार को बना हो, लेकिन गर्मी का असर बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा था। इस असर के चलते आइसक्रीम कंपनियों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। आइसक्रीम कंपनियों के मुताबिक इस साल फरवरी में आइसक्रीम कंपनियों की बिक्री फरवरी 2020 के मुकाबले 30 से 40% बढ़ी है। आइसक्रीम की साल भर में होने वाली कुल बिक्री में से 60% मार्च से लेकर जून के बीच होती है। पिछले साल कोरोना में आइसक्रीम की बिक्री 60 से 70% तक लुढ़क गई थी। इस बार बीते साल के मुकाबले आइसक्रीम की बिक्री में 100% उछाल का अनुमान है। जानकारों का भी मानना है कि इस बार गर्मी समय से पहले आई है। इससे आइसक्रीम की बिक्री में तेजी का असर देखा जा रहा है। आगाज हो चुका है गर्मियों का, और गर्मियों के साथ ही एक ठंडे उपहार, ठंडा तोहफा जिसको हम आइसक्रीम कहते हैं, उसका 30% की ग्रोथ हमने लास्ट ईयर से देखी है। इस बार कि हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर 30% की ग्रोथ रही है, और कई नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं मार्केट के अंदर। उसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इस साल जो पिछले साल हुआ घाटा था उसकी भरपाई हो पाएगी। इस बार बिक्री बढ़ने से उत्साहित आइसक्रीम कंपनियां बाजार को विस्तार करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं।
कंपनियों का दावा है कि अगर 2019 से तुलना की जाए तो फिर अभी से आइसक्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में 30% का इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना काल के बाद घरेलू प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी के असर से डेयरी कंपनियां इस बार आइसक्रीम के साथ ही कुल्फी और लस्सी जैसे पारंपरिक उत्पादों के नए फ्लेवर्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। साथ ही कोरोना के असर से सार्वजनिक जगहों पर खड़े होकर खाने से लोग बचना चाहते हैं, जिसे देखते हुए भी टेक होम प्रोडक्ट्स पर कंपनियों का ज्यादा फोकस है। कोरोना के डर को देखते हुए कंपनियां इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। भारत की आइसक्रीम इंडस्ट्री का आकार 19,000 करोड़ का है। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी कोऑपरेटिव कंपनियों की है। इनको सरकार की स्कीमों का भी फायदा मिलता है, जिससे ये ज्यादा निवेश करके आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स का रखरखाव करके इस बाजार पर काबिज है। अब बाकी डेयरी कंपनियों की भी डिमांड है कि उन्हें भी सरकारी स्कीमों का फायदा मिलना चाहिए, जिससे वो भी डेयरी उद्योग को बुलंदियों पर पहुंचाकर देश की विकास दर बढ़ाने में मददगार बन सके। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है यानी ECC, उसने कल ही कहा था कि कपास और चीनी का आयात करना चाहता है वो हिंदुस्तान से, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इमरान खान पर दबाव बढ़ा, जाहिर है पेट बाद में आता है, विचारधारा वहां पर पहले आ रही है। और पाकिस्तान ने अपने इस फैसले को पलटा और कहा कि भारत जब तक 370 को दोबारा नहीं बहाल करता तब तक भारत के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा। अब इसमें जिसका नुकसान है वो देश पाकिस्तान ही है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।